नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विपक्ष पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा प्रहार। विपक्ष की हालात पर उनके कर्मों और क्रियाकलापों का बताया दोष। उन्होंने कहा, बेईमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी का पहले से वादा था, अधर्मियों को नहीं जाएगा बख्शा। सभी जांच एजेंसियों को पूर्व डिप्टी सीएम ने बताया स्वतंत्र। जातिवाद के मुद्दे पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। पीएम पिछड़ी जाति राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र की हैं। पूर्व राष्ट्रपति भी अनुसूचित के थे, इसलिए बीजेपी नहीं करती जातिवाद की राजनीति। विपक्ष समाज के विघटन से लाभ उठाने का सपना देख रहा है और ये सपना ही देखते रहेंगे और मोदी जनता के सपनों को पूरा करते रहेंगे। अखिलेश यादव को पीडीए का फुल फॉर्म तक नहीं पता, हर दिन बता रहे हैं अलग मतलब। चुनाव के पहले सभी बन जाते हैं पंडित व मौलवी और चुनाव के बाद जन्मदिन मनाने जाते हैं इटली और पेरिस। चुनाव के पहले इनकी चाल ढाल रंग रूप सब बदल जाता है। जालौन के उरई नगर में साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित क्रांति तीर्थ कार्यक्रम में पहुंचे थे पूर्व डिप्टी सीएम। देखिए अमित गौर की रिपोर्ट। तो क्या अल्पसंख्यक को छोड़ देंगे? वो उनसे पूछिए क्या अल्पसंख्यकों को आप छोड़ रहे हैं या अल्पसंख्यक आपको छोड़ रहे हैं? वो जाति में फिर जब आप अगर आप पिछड़ा अनुसूचित तीनों ले लिए तो आप क्यों नहीं कहते सनातनी? आप ये करो सनातनी, यानी एस सनातनी और एस अल्पसंख्यक। आपको मैं ऐसे ये केवल मत भ्रम है। ये सब लोग दिग्भ्रमित हैं और ये भी चाल बदलेंगे, ढाल बदलेंगे, भेष बदलेंगे, चुनावी रूप रखेंगे, मौसमी पंडित बनेंगे, मौसमी पुजारी और मौसमी मौलवी बनेंगे। ये मंदिर जाएंगे, ये मस्जिद जाएंगे और बाद में केवल ये करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए इटली और पेरिस जाएंगे चुनाव देने। इस पर कोई विश्वास जनता का नहीं। थैंक यू। तीसरी बार मोदी जी को आपने कहा कि 3 राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना और मिजोरम, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ईडी और आईटी और सीबीआई का प्रयोग करते हुए ये पूरा दबाव बना रहे हैं। अब बेईमानी करोगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे, माननीय न्यायालय आपके बारे में टिप्पणी करेगा, उसके बाद भी दोष बीजेपी का, दोष आपके कर्मों का है, आपके क्रियाकलापों का है। आप ऐसे कर्म काहे करो जो आपको इस प्रकार से जवाबदेही बनना पड़े। मंत्री जी, प्रयागराज में पहले से वादा था कि जो अधर्मी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं और सरकार का उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं। अभी आपने जातिवाद की बात की थी कि जातियों को लेकर अभी आपने मन से कहा है कि जातियों को लड़ाते हैं और हिंदू मुस्लिम कराते हैं, और लेकिन यदि ओबीसी पर कोई बात आती है तो मोदी जी अपने ऊपर ले लेते हैं। आप कह रहे थे कि जातियों में नहीं होना चाहिए, जैसे अंग्रेजों ने जातियों में बांटा, मुगलों ने बांटा। देखो, विपक्ष का सबसे बड़ा डर क्या है? बीजेपी कभी जात के आधार पर नहीं बोलती, लेकिन आज बीजेपी में देखो देश का प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अगर ये जाति के हिसाब से कहें, वो अपने को नहीं कहते, लेकिन वो पिछड़ी जात के, अति पिछड़ी जात के। देश के राष्ट्रपति कौन है? वो आदिवासी क्षेत्र से है। पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी अनुसूचित जात के थे। आज लोकसभा का आज राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन है? वो भी पिछड़ी जात से। ये इनका दर्द है। इसलिए इस प्रकार की बातों को करके ये समाज के विघटन से लाभ उठाने का सपना देख रहे हैं। ये सपना देखते रहेंगे और बीजेपी और मोदी जी जनता के सपनों को पूरा करते हैं। एथिक्स कमेटी ने अभी जांच की महुआ मोहित विपक्ष आरोप लगा रहे हैं जासूसी का। भी हाल ही में कह रहे हैं फोन टैप किए जा रहे हैं, फोन से उनकी जासूसी की जा रही, तो इसको लेकर क्या महुआ मोहित्रा ने कहा है कि मेरा भ्रष्टाचार हुआ है, एथिक्स कमेटी द्वारा ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। देखिए, जांच कमेटी अगर तथ्य के आधार पर कोई बात पूछ रही है तो जांच कमेटी का अपमान है कि आप बाहर जाकर एक सनसनी जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस जांच समिति के साथ की बातों को आप बाहर आके करें। मैं समझता हूँ किसी के सांसद के द्वारा किया गया ये आचरण ये विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। मंत्री जी, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, प्रयागराज में टॉन्स नदी में एक पुल बनाया गया था 64 करोड़ की लागत से। 30 अक्टूबर को योगी जी ने उसका उद्घाटन किया था, आज वो टूट चुका है। क्या कहेंगे उस पर आप? पूरी तरह ऐसी बात नहीं है, जांच साझा नहीं, पीडीए की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें
तो आधा बना हुआ एक्सप्रेसवे था, 17 एक्सप्रेसवे है, बन रहे हैं। आज सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे बिजली आ रही है। आज तमाम स्कूल 250 तो माध्यमिक, 78 डिग्री कॉलेज और लगभग 20 के आसपास विश्वविद्यालय नए बने हैं। हर जनपद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पिछली सरकारों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, इस सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। और आज 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे बनने की तरफ हैं। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में जेवर का, और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का आज उत्तर प्रदेश में है। 100 मोबाइल बनते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो 70 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यानी आज बदला है देश भी और प्रदेश भी। ऐसे समय विपक्ष हताश, निराश और मुद्दा विहीन है। उनके पास एक ही अस्त्र अंग्रेजों की तरह बचता है, और वो अस्त्र है सनातन संस्कृति को मानने वाले सनातनियों को जातियों में बांटो, आपस में लड़ाओ, हिंदू और मुस्लिम करो, और किसी तरीके से नकारात्मकता के कारण वोट पाओ। तो मैं समझता हूं मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन्होंने जाति विहीन व्यवस्था को समाप्त किया है, जाति विहीन व्यवस्था को स्थापित किया है और जातीयता को समाप्त किया है। आज इसी कारण से लोग एक समन्वित रूप में देश के विकास में लगे हैं। इसलिए आगामी जो 2024 का चुनाव है वो उनके गले की हड्डी बन गया है। और मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्वीप कर रहा है। और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला अन्य दलों का है। मिजोरम में हम सहयोगियों के साथ सरकार बना रहे हैं। तो आज कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, मैं पहले विधानसभा चुनाव के पहले यहां आया था और मैंने कहा था कि बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी और बीजेपी अधिकांश सीटों पर विजयी रही। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना तो सपा, ना बसपा, ना माकपा, ना कांग्रेस किसी को मिलने वाली नहीं। और बीजेपी पहले से कहीं अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को बनाएगी। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।